अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 5, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या होता है। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरह इसके जुमले बनते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन सुन लें। इससे पहले जो डेफिनेशन थी और अब की डेफिनेशन जो है, इसमें एक चीज़ सिमिलर है, वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होते हैं। व्हेन द indirect object is the same as the subject of the verb। याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपने ये देखना होता है कि आपका वही बंदा जो सब्जेक्ट हो वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी होना चाहिए। दो चीज़ों से पता चलता है इनडायरेक्ट है, वरना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पता ही नहीं चलता लोगों को फ़र्क क्या है। तो आज मैं वो आपको बात बताऊंगा कि कैसे फ़र्क पहचाना जाता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। चलें पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन का मतलब होता है वो किस जगह पे आना चाहिए, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो उसकी पोजीशन क्या है? द पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। के वर्ब के फौरन बाद ही आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। अब ये मत पूछिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, क्योंकि इसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो वो 4 वीडियोस आप देखें। अगर नहीं पता कहाँ पर है तो प्लीज़ मुझे मैसेज सेंड करें, आई विल सेंड यू। ओके, सो सबसे पहले तो आपने याद रखना वर्ब के फौरन बाद आपने क्या लगाना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, इससे पता चलता है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। तारिक इज मेकिंग हिमसेल्फ अ सैंडविच। इस जुमले पे तवज्जो दें तो आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है और ये क्यों ऐसे है। इससे पहले जब आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा आई हर्ट माई सेल्फ, आई killed myself, I tried to killed myself। यानी बात ख़त्म हो जाती थी। आखिरी का जो लफ्ज़ होता था वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता था। उसमें क्या होता था? शॉर्ट सेंटेंसेस होते थे, मुख्तसर से जुमले होते थे। अपनी बात को ज़ोर डालने के लिए, हम अपनी बात पर जोर डालने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें होती थी, सब्जेक्ट होता था, वर्ब होता था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता था, बस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 चीज़ों का जिक्र हो रहा है, एक हिमसेल्फ और एक अ सैंडविच। सैंडविच कौन खाने वाला है? देखिए ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी काम रिसीव करने वाला कहलाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक हिमसेल्फ और एक सैंडविच। ओके, सो इन दोनों में से रिफ्लेक्सिव तो वो होगा जो फौरन वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है। वर्ब यहाँ पे मेकिंग है, तो मेकिंग के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया? हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? अ सैंडविच। सही है। सो तारिक इज मेकिंग हिमसेल्फ अ सैंडविच। अगर हम इसको इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम यहां अ सैंडविच नहीं लगाते, याद रखिएगा। सही है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि 2 चीज़ों का जिक्र हो रहा है, 2 चीज़ें ऑब्जेक्ट है। एक हिमसेल्फ कि बना किसके लिए रहा है? अपने लिए। दूसरा क्या बना रहा है? वो भी। दोनों चीज़ें क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। इससे पहले याद रखिएगा हमारे तीन लफ्ज़ों पे मुश्तमिल था जुमला, के सब्जेक्ट होता था, वर्ब होता था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता था और सवाल ही ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कम से कम आपको कोई ना कोई चीज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगानी है, यानी आपको मेंशन करना पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
में नेक्स्ट जुमला देखते हैं, माई पेरेंट्स हैव बाउट themselves a new car। इस जुमले पे तवज्जो दें, इसमें वर्ब है बाय की थर्ड फॉर्म पाउट। सही है, माई पेरेंट्स हैव बाउट themselves a new car। याद रखिएगा, car object and themselves is also object। हमें कैसे पता कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं? उसको पता करने का तरीका यह है, ख़रीद क्या रहे हैं? जो चीज़ ख़रीदी जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, किसके लिए ख़रीदी जा रही है वो भी ऑब्जेक्ट है। सही है। सो वालिदैन ने अपने लिए, यहाँ जो अपने लिए इस्तेमाल हुआ है, वालिदैन ने अपने लिए एक नई गाड़ी ख़रीदी। यहाँ पे गाड़ी जो है, क्योंकि वर्ब के फ़ौरन बाद हमने क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हमने क्या है, एक से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल, 3 से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया इस जुमले में। माई पेरेंट्स हैव बाउट themselves अ न्यू कार। मेरे वालिदैन ने अपने लिए एक नई गाड़ी ख़रीदी है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता क्या होता है तो मेरी बहुत पुरानी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बेसिक समझाई है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। सही है। सो नेक्स्ट चलते हैं, आई बाउट myself a new sweater। याद रखें, यहाँ पे ख़रीदा क्या है, कोई भी चीज़ ख़रीदी है, जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, किसके लिए ख़रीद रहे हैं वो भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन जिसके लिए ख़रीद रहे हैं, जैसे माई सेल्फ यानी अपने लिए ख़रीद रहे हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। जो चीज़ ख़रीदी जा रही है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सही है। आई बाउट माई सेल्फ अ न्यू स्वेटर। इसमें माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने अपने लिए एक नया स्वेटर ख़रीदा है या मैंने अपने लिए एक नया स्वेटर लिया है। नेक्स्ट देखें, वी हैव ब्राउट ourselves something to eat। We have brought ourselves something to eat। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज़ लेने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो जो चीज़ खाने पीने और लेने के लिए ले जा रहे हैं या ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो चीज़ ऑब्जेक्ट हुई। लेकिन जिसके लिए ली जा रही है वो क्या होगा, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा कंसर्न किस पर है, हमारी फोकस किस पे है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ब्राउट के बाद ourselves क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी हैव ब्राउट, हम खुद को लेकर आए हैं या हम कुछ खाने के लिए आए हैं। ब्राउट अपने आप को ले, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म ब्राउट होती है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ जाकर लाना और कोई चीज़ लाना। सो वी हैव ब्राउट अवरसेल्फ, हम खुद को लेकर आए हैं कुछ खाने के लिए। हम यहाँ खुद कुछ खाने के लिए आए हैं या हम खुद को लेकर आए हैं कुछ खाने के लिए, बात एक ही है। सही। नेक्स्ट देखें, यू शुड get yourself something to eat। You should get yourself something to eat। याद रखिएगा, get के बहुत से मीनिंग है, मैंने 10 मीनिंग आपको समझा चुका हूँ get के। अगर आपको नहीं पता कि get के क्या मीनिंग होते हैं तो वो 10 वीडियोस में मैं हर डेफिनेशन इसकी वजाहत के साथ बता चुका हूँ। You should get yourself something to eat। तुम्हें खुद अपने लिए कुछ खाने के लिए लेना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, कैट मतलब हासिल करना, लेना या ख़रीदना। बहुत से मीनिंग है, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये सिचुएशन पे महसर करता है कि जुमले की उर्दू क्या होनी चाहिए, गेट की उर्दू क्या होनी चाहिए। यू शुड गेट योर सेल्फ समथिंग टू ईट। यहाँ पे गेट योर सेल्फ का 2 मतलब है, एक हासिल करना, खुद हासिल करो, या खुद जाकर ले लो यार, कुछ जाकर कुछ खा लो यार। कहते ना, तुम्हें चाहिए कुछ जाके खा लो, तो इसके लिए भी ये जुमला इस्तेमाल किया। यू शुड गेट योर सेल्फ समथिंग टू ईट। तुम्हें खुद अपने लिए कुछ खाने का लेना चाहिए, या तुम जाओ कुछ खाने का लेकर आओ अपने लिए, या कुछ खा लो। नेक्स्ट देखें,
We borrowed ourselves some home repair supplies. We borrowed का मतलब क्या होता है, याद रखना, borrow की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है borrowed. इसका मतलब होता है कोई चीज़ उधार लेना. So we borrowed ourselves. हम उधार लेते हैं, खुद ही हम उधार लेते हैं या हमने खुद ही उधार लिया था. सम होम रिपेयर सप्लाइज, घर की मरम्मत वाली चीज़ों के लिए हमने खुद ही उधार लिया था. हमने खुद ही उधार लिया था घर की मरम्मत का सामान के लिए. सही है. नेक्स्ट देखें. द टीचर्स मे परचेज themselves some new टेक्स्ट बुक्स. टीचर शायद कुछ नई किताबें खरीदें अपने लिए. यहाँ पे कुछ का लफ्ज़ लगाना मैं भूल गया उर्दू में. द टीचर्स में परचेज themselves some new टेक्स्ट बुक्स. टीचर्स शायद कुछ नई किताबें खरीदें अपने लिए. नेक्स्ट देखें. She did not steal herself a new car. She did not steal herself a new car. उसने खुद नई गाड़ी नहीं चोरी की थी. उसने खुद नई गाड़ी नहीं चोरी की थी. नेक्स्ट देखें. Would you like to pour yourself a drink? याद रखिएगा, pour का मतलब होता है उडेलना, डालना. कोई भी चीज़, कोई भी जूस, कोई भी पानी, कोई भी चीज़ अगर डालना चाहते हैं, उडोलना चाहते हैं, तो POUR का लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिसको कहते हैं pour. ओके. वुड यू लाइक टू pour yourself a drink? क्या आप एक और ड्रिंक उडेलना पसंद करेंगे अपने लिए? क्या आप एक और ड्रिंक डालना पसंद करेंगे अपने लिए? इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स. फर्स्ट असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट जो आप लोगों ने करना है, इसकी ट्रांसलेट करनी है अपनी ज़बान में, उर्दू में या हिंदी में. पहला जुमला देखें. प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ टू सम फूड. वी ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर द मिस्टेक. शी गेव हरसेल्फ अ बोनस फॉर द हार्ड वर्क. Why do you blame yourself for everything? Now, second assignment for students. दूसरा असाइनमेंट जो आपने करना है, पहला जो ऊपर दिए जुमले थे उनको ट्रांसलेट करना है उर्दू या हिंदी में. दूसरा असाइनमेंट है कि इस तरह के 5 जुमले बनाएं जो आपने आज सीखे. ओके. नाउ इट्स टाइम फॉर vocabulary of the day for students. आज vocabulary में idiom है जिसको हम पढ़ेंगे in the nick of time. in the nick of time इसका मतलब होता है just in time or at the last possible moment. यानी आइन वक्त पर पहुंचना या बिल्कुल वक्त पर पहुंचना या बिल्कुल गाड़ी छूटने वाली थी उसी वक्त आप पहुंचे, बस निकल ही रही थी आप पहुंच गए. तो आइन वक्त पे, एन वक्त पे, यानी उसी वक्त पे. नेक्स्ट देखें इसका जुमला कैसे बनेगा. ज़रा जुमला देखें. पहला जुमला, वी गॉट देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम. हम वहां पहुंचे बस एन वक्त पर. I caught the train in the nick of time. हमने ट्रेन पकड़ी बिल्कुल एन वक्त पर, यानी आखिरी वक्त पर हमने ट्रेन पकड़ी. Now it's time for question of the day. आज का सवाल जो आपने जवाब देना है. What is the fastest animal in the world? What is the fastest animal in the world? दुनिया का तेज तरीन जानवर कौन सा है? इससे जनरल नॉलेज आपको मिलेगी. याद रखिएगा, सवाल का जवाब अगर नहीं आता तो आपके लिए एक दूसरा सवाल है. वो सवाल कुछ यूं है. What do you think about handicapped people?
आप क्या सोचते हैं माजूर लोगों के बारे में? आपको पता है इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती प्यार की. दे नीड लव बिकॉज दे आर हैंडीकैप. नोबडी गिव अटेंशन टू देम. कोई भी उनको तवज्जो नहीं देता. सो यू हैव टू गिव अटेंशन. आपको उन्हें तवज्जो देनी है. गिव देम योर लव. अपना प्यार दे उन्हें, चाहे वो कितने ही मोहताज. लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उन्हें इस चीज़ का एहसास ना होने दें कि आप उनसे हमदर्दी कर रहे हैं, क्योंकि हमदर्दी लोगों को बुरी लगती है. अगर करना है तो प्यार करें, मोहब्बत से पेश आए, लेकिन हमदर्दी से नहीं, क्योंकि हमदर्दी और मोहब्बत में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. हमदर्दी तरस खा के की जाती है और मोहब्बत जो है वो दिल से की जाती है, यानी आप दिल से कोई काम कर रहे हो. तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऐसे लोग एहसास कमतरी में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप से नफ़रत करते हैं और उन उनकी उनको बस अपने आप को उन्होंने कहानियों में ढाला होता है, यानी कहानियाँ पढ़ने में लगाया होता है, किसी न किसी काम में इतना मशगूल किया होता है कि उन्हें किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं होती, या वो किसी और चीज़ को अटेंशन देते ही नहीं, क्योंकि लोगों ने उनको अटेंशन नहीं दी, यानी लोगों ने उन पर तवज्जो नहीं दी, तो उन्होंने लोगों पे तवज्जो देना छोड़ दी. तो ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत करें ऐसे लोगों से. और जा आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि हैंडीकैप से अक्सर लोग शादी नहीं करते. तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे लोगों से शादी ज़रूर करें. देखिए, ये नहीं सोच के कि वो हैंडीकैप है, ये सोच के कि वो सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं. पता है आपको, हैंडीकैप जो किसी भी नुक्स में मुब्तला होते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा एहसास करते हैं, और आप के बोलने से पहले उनको पता चल जाता है कि आप के साथ ये मसला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा होश में होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं. तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अपनी मोहब्बत चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत से, किसी को मोहब्बत करना उससे ज़्यादा चाहे जाना बेहतर होता है. यानी किसी से मोहब्बत करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता जितना कोई आपको चाहे, वो ज़्यादा अच्छा होता है. तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ ज़रूर रिश्ता बनाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है मोहब्बत, इखलाक और प्यार से कोई बात करे. तो टाइम दे, मोबाइल को छोड़े और ऐसे लोगों को भी टाइम दे. ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर आपने गंवा दी और कोई फ़ायदा ना हुआ. सो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप शादी करें, क्योंकि कोई भी वालिदैन नहीं चाहेंगे किसी हैंडीकैप से शादी हो, किसी माजूर से शादी हो. तो जब आप सेकंड टाइम मैरिड करते हो या सेकंड टाइम शादी करते हो, तो इस चीज़ पे भी सोचिएगा ज़रूर कि वो भी इंसान हैं, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग. वो भी इंसान हैं, उनके बारे में ज़रूर सोचें. एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने ऐसे दो लोग अपनी ज़िंदगी में देखे और जिनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा एक दुख हुआ, और मैं हमेशा यही सोचता रहा मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका. तो ऐसे लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं, लेकिन हम मौका ही नहीं देना चाहते. हम उनसे मुस्कुरा के देख तो लेते हैं, लेकिन हाथ बढ़ाना नहीं चाहते. तो मैं उम्मीद करूँगा इस टॉपिक पे आप ज़रूर अपनी राय दें. इंग्लिश उर्दू मिक्स करके बेशक दें. आई एम नॉट टेलिंग यू यू आर यूजिंग इंग्लिश. use Urdu and some English words, so it is good for it is also a good way to improve your English. ये भी एक अच्छा तरीका इंग्लिश को बेहतर बनाने का. आप उर्दू बोले, बेशक उर्दू लिखें, लेकिन उसके साथ थोड़े थोड़े छोटे छोटे लफ्ज़ जो है वो आप इंग्लिश के शामिल करें. तो ये भी एक बेहतरीन तरीका. आगे चलते हैं. इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स. आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस लास्ट टाइम. अक्सर हम माजरत करने के लिए अल्फाज ढूंढते हैं, तो ये बेहतरीन सुनहरी अल्फाज हैं जो माजरत के लिए इस्तेमाल होते हैं. आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स
मैं माजरत चाहता हूँ अपने अल्फाजों के लिए एंड एक्शंस लास्ट टाइम, और वो तरीक़ेकार, वो हरकत के लिए जो मैंने लास्ट टाइम यानी आखिरी दफ़ा की। आई मस्ट एडमिट, मैं कबूल करता हूँ या मुझे लाजमन कबूल करना चाहिए, आई एम सो स्टूपिड फॉर सेइंग दोज वर्ड्स टू यू, मैं बहुत ही बेवकूफ़ हूँ कि मैंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए तुम्हारे सामने। आई होप यू कैन स्टिल फॉरगिव मी, मैं उम्मीद करता हूँ तुम अब भी मुझे माफ़ कर दोगे। फ्रॉम नाउ ऑन I will think first before saying or doing anything that may hurt others. अब से मैं सोचूंगा, कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ बोलने से पहले मैं एक दफ़ा ज़रूर सोचूंगा कि कोई किसी का दिल तो नहीं दुख रहा। बहुत ही प्यारे सुनहरी अल्फाज हैं अगर सोचा जाए। मैं माजरत चाहता हूँ अपने अल्फाजों के लिए, अपनी हरकत के लिए, आखिरी दफ़ा जो मैंने की। मैं कबूल करता हूँ मैं बहुत ही बेवकूफ़ हरकत की और बहुत ही बेवकूफ़ाना अल्फाज इस्तेमाल किए तुम्हारे सामने, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगे। और अब से मैं एक दफ़ा ज़रूर सोचूंगा बोलने से पहले या कुछ करने से पहले कि कोई इससे दुखी तो नहीं होगा। नेक्स्ट गोल्डन वर्ड्स देखते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। आई एम सॉरी फॉर the wrong things. I'm sorry for the wrong things that I have done. You know, I did not mean to hurt you in any way. That's why I'm humbling down myself to ask your forgiveness. I promise I will never do it again. I'm sorry for the wrong things. मैं माजरत चाहता हूँ गलत चीज़ों के लिए, दैट आई हैव डन, जो भी मैंने किया गलत, उन सब चीज़ों के लिए माजरत चाहता हूँ। यू नो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू इन एनी वे, तुम जानते हो मेरा मतलब तुम्हें दुखी करना नहीं था किसी तरह। दैट इज़ वाई, इसीलिए आई एम हम्बलिंग डाउन माई सेल्फ, इसीलिए मैं खुद को तुम्हारे सामने झुकाता हूँ यानी माजरत करता हूँ। एंड यानी घुटनों पे बैठ जाना, जैसे आप घुटनों पे बैठते हैं और प्रपोज करते हैं किसी को, इसी तरह बैठ जाना। आई एम हम्बलिंग डाउन माई सेल्फ, मैं एहतरामन बैठ जाता हूँ या घुटनों पे बैठता हूँ। आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, और तुम्हारे लिए तुमसे माफ़ी की तलब करता हूँ या तुमसे माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। आई प्रॉमिस, और वादा करता हूँ, आई विल नॉट डू इट अगेन, आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं फिर ये दोबारा नहीं करूँगा। ये जो लोग कहते हैं कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस आई विल नेवर डू इट अगेन, तो ये सिर्फ फिल्मी लफ्ज़ है, याद रखिएगा। इंसान की फितरत में है कि इंसान गलती बार बार करता है, तो ऐसी चीज़ों का वादा किसी से ना करे कि मैं ये चीज़ दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है, तकलीफ़, हर्ट हो जाता है। तो गलती का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को माफ़ नहीं करो, अपना ज़र्व इतना बड़ा कर लो, अपना दिल इतना बड़ा कर दो कि बड़ी से बड़ी गलती माफ़ करने वाले बनो। अगर आप किसी गलती माफ़ करोगे तो अल्लाह आपको माफ़ करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।